दुनिया में आज देखिए, कौन है पंजाब के वो सैनिक जिन्होंने लड़ी थी पहले विश्व युद्ध की लड़ाई। ब्रिटेन के इतिहासकार ने बनाया पहले विश्व युद्ध में लड़ने वाले अविभाजित पंजाब के भारतीय सैनिकों का डेटाबेस। बस एक क्लिक से मिलेगी सैनिकों के बारे में जानकारी, दिखाएंगे कवर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की होगी बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। एक साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन हुआ स्थगित। किसान नेताओं ने कहा सरकार वादे से मुकरी तो फिर होगा आंदोलन। किसान नेताओं ने कहा 11 दिसंबर से लौटेंगे अपने घर। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे धौलकुआं के ब्रार स्क्वायर में होगा उनका अंतिम संस्कार। ओमिक्रॉन के बढ़ने के साथ ही अमीर देश करने लगेंगे वैक्सीन की होर्डिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई चिंता, कहा इससे गरीब देशों को नहीं मिलेगा पर्याप्त टीका। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमानों को 31 जनवरी तक किया स्थगित। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पिछले लगभग एक साल से जारी किसान आंदोलन अब स्थगित हो गया है। सरकार ने किसानों की कई मांगों को मान लिया है। इसके बाद किसान यूनियन ने यह फैसला लिया, 11 दिसंबर से किसान वापस अपने घर को लौट जाएंगे। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, लगातार मुश्किल दिनों में वो यहाँ पर डटे रहे हैं। और आज जिस तरह से जो किसान नेता हैं उनकी तरफ से इस एजिटेशन को सस्पेंड करने की बात की गई है, तो उसको लेकर एक तरह से विक्ट्री, जश्न का माहौल है। अब दो बातें और लोग कह रहे हैं, वो ये कि जो कुछ हुआ है उसे यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर और जिसका असर सरकार पर हुआ है उसे दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी उन्होंने एजुटेशन सस्पेंड किया है और वो निगाह रखेंगे कि सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए हैं वो उन वायदों को पूरा करने के लिए किस तरह से कदम उठाती है। और रास्ता खुला है, अगर सरकार ने अपने वायदे पर टिकी नहीं रही तो वो एजुटेशन प्रदर्शन है वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। और एक बात जो किसानों से बात करें या फिर एनएस भी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं वो जिस तरह से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर राज्यों के जो चुनाव होने वाले हैं उस पर सरकार की निगाह है, जिस वजह से ये कदम उठाए गए हैं। मैंने यहाँ पर किसानों से बात की, वो उसे एक बहुत बड़ा जीत का दिन बता रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमने दिवाली भी काली मनाई थी। ऐसा जिस दिन प्रधानमंत्री जी लाइव आके बोले थे हम 3 कृषि कानून है वो रद्द करते हैं, इसीलिए हमने गुरपूर्व पर गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बहुत खुशी मनाई थी उस दिन भी, और आज भी बहुत ज़्यादा खुशी है। दिन बहुत हमारे लिए तो बहुत मुकद्दस दिन है। तो आज इस बात की खुशी है कि जो हमारी लड़ाई पिछले एक साल से चल रही थी भारत सरकार के इन 3 खेती कानूनों के बारे में, वो हमारे देश की सरकार ने उसको माना है, उनको अपील किया है। जो सरकार ने हमें लिखित में बातें कही हैं, अगर सरकार उनसे हेर फेर करती है तो आंदोलन दोबारा हमें करना पड़ेगा, इसलिए हम सस्पेंड कर रहे हैं इसको। सोचिए, पहले विश्व युद्ध में लड़े किसी सैनिक के बारे में तमाम जानकारियां अगर एक क्लिक में ही आपको मिल जाएं तो ये मुमकिन हो पाया है ब्रिटेन में रहने वाले एक हिस्टोरियन की कोशिशों से। इस कोशिश की बात आज कवर स्टोरी में। पहले विश्व युद्ध में अविभाजित पंजाब के लाखों सैनिकों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से करीब 3,20,000 सैनिकों के रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के एक म्यूजियम में कई सालों से है। एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें महज एक क्लिक करके उन सैनिकों के बारे में पता किया जा सकता है और यह भी मालूम किया जा सकता है कि विश्व युद्ध में उनका क्या योगदान था। ब्रिटेन से बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल और लाहौर से अली काजमी की ये खास रिपोर्ट। So this is the village name Mungawal, and that is my great-great-grandfather, Gurba Singh, son of Fuman Singh.
22 साल की जैस्मिन अटवाल को एक दिन अचानक ही अपने पुरखों के इतिहास का झरोका मिल गया। वो लंदन में एक स्थानीय चैरिटी के लिए काम कर रही थी जब उन्हें पता चला कि उनके दादा के पिता और उनके भाई पहले विश्व युद्ध की लड़ाई लड़े थे। जैस्मिन ने ये खोज यूके पंजाब हेरिटेज एसोसिएशन की वेबसाइट पर की। इस वेबसाइट पर अविभाजित पंजाब के हजारों सैनिकों के रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। पहले मैं थोड़ी भावुक हो गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, मुझे ये दस्तावेज कहाँ से मिले। एक दिन पहले मैं इन नामों को जानती तक नहीं थी, लेकिन आज मेरे लिए ये नाम महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले मैं भावुक हो गई थी, लेकिन अब गर्व हो रहा है कि एक तरह से मेरा नाता पहले विश्व युद्ध से है। इन दस्तावेजों से हमें पता चला कि मेरे परदादा मेसोपोटामिया में थे और वो हथियारों का काम करते थे और उनके भाई 36 सिख रेजिमेंट के सदस्य थे। प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने वाले लगभग 6% ब्रिटिश सेना पंजाब से थे और एक सदी से भी अधिक समय से इन सैनिकों में से 3,20,000 के रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के लाहौर म्यूजियम में पड़े हैं। ये 34 रजिस्टर्स हैं। These रजिस्टर बिलोंग टू 20 डिस्ट्रिक्ट्स पंजाब। वर्ल्ड वॉर के दौरान इन रजिस्टर्स को हैंड रिटन से इनको मेंटेन किया है। नेम ऑफ द सोल्जर, रैंक एंड उसका नंबर, उसका एड्रेस, और वो वर्ल्ड वॉर में वो जख्मी हुआ या वो शहीद हुआ या वो उसने अपनी सर्विस कंप्लीट की, रिटायर हो गया। सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कॉलम की शेप में एग्जिस्ट कर रही, आज भी हैंड रिटन फॉर्मेट में। पंजाब हेरिटेज एसोसिएशन के अमनदीप मैड्रा को आखिरकार ये अमूल्य रिकॉर्ड हासिल हुए। इसके लिए उन्हें लाहौर म्यूजियम के साथ बरसों तक राब्ता कायम करना पड़ा। अब इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध करवाने का काम चल रहा है। 2014 में जो चीजें हुई उनमें से एक ये था कि मेरे पिता ने बताया कि उनके चाचा ने पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। ये वो कहानी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने इस बारे में किताबें लिखी थी, लेकिन मुझे ये कहानी पता। उन्हें अपने चाचा को रोपड़ ले जाने की एक धुंधली सी याद थी ताकि वो पेंशन हासिल कर सकें। मेरे पिता ये भी याद करते हैं कि उनके चाचा की आंखें कमजोर थी। बसरा की जंग के दौरान आए रेतीले तूफान से ऐसा हुआ था। इसके सिवाय हम ये जानते हैं कि उनका नाम बिशन सिंह था और उनका गांव माढ़पड़ रोपड़ जिले में था। तो जब मैंने सुना कि ऐसे रजिस्टर हैं तो अचानक बिशन सिंह की कहानी सामने आ गई। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये अहम है, क्योंकि इससे मेरे जैसे लोगों को उस इंसान के सैन्य इतिहास में झांकने का मौका मिलेगा। इन जानकारियों को वेबसाइट में दर्ज करने और उन्हें सार्वजनिक करते हुए हर किसी को उपलब्ध कराने का विचार इसीलिए बना कि मैं चाहता हूं कि दूसरे लोगों को भी वैसा ही एक पल नसीब हो जो मुझे मिला। इस काम में करीब 4 साल लगे, तब जाकर सब कुछ हो पाया। इसमें हर एक लाइन को शामिल किया गया है। कई बार इन्हें पढ़ना बड़ा दिक्कत भरा था, क्योंकि ये 20वीं शताब्दी की हाथ से लिखी स्क्रिप्ट है। इसके बाद इसे डेटाबेस में दर्ज करना था। ब्रिटेन और आयरलैंड के सैनिकों के वंशज पहले विश्व युद्ध में अपने पुरखों की भूमिका के रिकॉर्ड आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन पुराने ब्रिटिश उपनिवेश से ताल्लुक रखने वाले सैनिकों की पीढ़ियों के लिए ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह इस बात को अनदेखा करने की प्रवृत्ति रही है कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रयासों में दक्षिण एशिया में उनके शासन की कितनी अहमियत थी। ब्रिटेन में हमने समझने में गलती की है या फिर ये याद ही नहीं रखा कि युद्ध मूल रूप से यूरोप का मामला था। यकीनन इन रिकॉर्ड के जरिए परिवारों या किसी व्यक्ति को अपने परिवार के इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये लोगों और उनके परिवारों के लिए बेहद अहम है। इन रजिस्टर्स के जरिए हमें प्रथम विश्व युद्ध में पंजाब के योगदान और पहले विश्व युद्ध के पंजाब पर असर को लेकर नई जानकारी मिलती है। अब तक लगभग 44,000 सर्विस रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। आने वाले महीनों में बाकी सैनिकों का इतिहास भी हमेशा के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अपने पति से बचने के लिए कैसे एक महिला छोड़कर भागी अफगानिस्तान। दिखाएंगे उनकी कहानी एक ब्रेक के बाद BBC दुनिया में।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं विदित मेहरा। फाइजर बायोनटेक ने कहा है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए उनकी वैक्सीन की 3 डोज की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि 2 टीके पूरी तरह से प्रभावी ना हो। कंपनी का कहना है कि ऐसा शुरुआती टेस्ट के नतीजों से पता चला है। बीबीसी के मेडिकल एडिटर फर्गस वॉल्श के मुताबिक फाइजर और बायोनटेक पहले वैक्सीन निर्माता हैं जिन्होंने ओमिक्रॉन से जुड़े एफिकेसी डेटा को शेयर किया है। फाइजर बायोनटेक की एक लेबोरेटरी स्टडी के नतीजे बताते हैं कि नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए हो सकता है कि टीके के सिर्फ 2 डोज काफी नहीं हो। ये नतीजे कई लोगों के टेस्ट पर आधारित नहीं हैं, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से जुड़ी जानकारी जरूर देते हैं। हम वैक्सीन प्रोग्राम को एक टर्बो चार्ज दे रहे हैं। हमारे पास करीब 3000 वैक्सीन सेंटर हैं। पहले कभी इतने नहीं थे। हम 42,000 नए वॉलंटियर्स की भर्ती कर रहे हैं और हम डॉक्टरों को भी ज्यादा समय दे रहे हैं ताकि वो टीकाकरण में योगदान दे सकें। मार्गरेट कीनन ट्रायल के बाद फाइजर वैक्सीन लेने वाली पहली व्यक्ति थी। उन्हें ये टीका लिए 1 साल से ज्यादा समय हो गया है। अगले हफ्ते वो 92 साल की हो जाएंगी। उन्होंने वैक्सीन देने वाली नर्स से फिर मुलाकात की और लोगों से वैक्सीन लेने का आग्रह किया। आप कृपया वैक्सीन लें। टीका जरूरी है क्योंकि आपके और आपके दोस्तों, परिवार वालों और स्वास्थ्य कर्मियों की जान बचा सकता है। आप दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई हैं। हाँ, मैं हूँ। लोग मुझे सड़कों पर मिलते हैं और कहते हैं कि भगवान का आपके लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं टीका नहीं लेने वाला था। तब से 5 करोड़ से ज्यादा लोग ब्रिटेन में टीका ले चुके हैं, लेकिन महामारी को खत्म होने में अभी समय लगेगा। और बीबीसी की 100 विमेन सीरीज के तहत आज बात सोरा की। सोरा अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहीं। उनके पति तालिबान के समर्थक थे। जैसे ही तालिबान सत्ता में आया, वो सोरा को धमकाने लगे और उस पर नजर रखने लगे। सोरा ने वहां से भागने का फैसला किया। अफगानिस्तान की कई महिलाओं की कुछ ऐसी ही कहानी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात पर फिक्र जताई है। मैं ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। अफगानिस्तान छोड़ते समय मैं बहुत डरी हुई थी। उस समय मुझे लग रहा था कि मेरे पूर्व पति मेरा पीछा कर रहे थे। सोरा इनका असली नाम नहीं है। वो हाल ही में अफगानिस्तान से भागी हैं। उनके पूर्व पति तालिबान के समर्थक हैं। हम सोरा का चेहरा नहीं दिखा सकते, ना ही उनकी आवाज सुना सकते हैं। मैं काबुल में रहती थी और एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करती थी। एक डेंटिस्ट्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। मैं स्कूल और यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे छात्रों में थी। सगाई के बाद मैंने काम करना बंद कर दिया और फिर शादी कर ली। उसके बाद सोरा के अपने पति से संबंध बिगड़ने लगे। हमारे बीच झगड़े बढ़ने लगे और इसी के साथ मुश्किलें भी। फिर ये हिंसा तक पहुंच गया। मेरे पति तालिबान विचारधारा के थे। वो ऐसी महिला नहीं चाहते थे जो काम करे या पढ़ाई के लिए बाहर जाए। वो एक ऐसी महिला चाहते थे जो सर झुकाकर आदेश माने, वही करे जो कहा जा रहा है। मैंने आधिकारिक तौर पर तलाक की अर्जी डाली और तलाक मिल गया। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा शुरू किया तो सोरा के पति बिना बुलाए उनकी जिंदगी में वापस आ गए। जब तालिबान आया तो उन्होंने धमकियों से भरे मैसेज और फोन करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि उन्हें तलाक और दस्तावेज मंजूर नहीं थे। उन्होंने कहा कि वो एक पश्तून हैं, उनके लिए ये गर्व की बात है। जब तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो मुझे पता था कि वो काबुल पहुंच जाएंगे। काबुल पर कब्जे के 1 महीने पहले मैं भाग गई। मैंने अपने माता पिता को गले तक नहीं लगाया। मैं उन्हें अलविदा नहीं कह पाई। मैं बस भागना चाहती थी। खुद को और बच्चों को बचाना चाहती थी। सोरा कहाँ है, इसकी जानकारी उन्होंने छिपाने की गुजारिश की है। उन्हें डर है कि उनके पूर्व पति उन्हें खोज लेंगे। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक सिख से जो पूर्वजों की जड़ों की तलाश में पहुंचे पाकिस्तान। दिखाएंगे इनकी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, हूं विदित मेहरा। अब कहानी एक ऐसे सिख परिवार की जिन्हें 75 साल बाद उन लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्होंने बंटवारे के वक्त पाकिस्तान के गुजरावाला में उनके पूर्वजों की मदद की थी। ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान कई लोग अपने मुल्क और धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद कर रहे थे। बरसों बाद अपने दादा के दोस्तों के परिवार से मिलने का ये अनुभव कैसा रहा, जाना बीबीसी संवाददाता फुरकान इलाही ने अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर तरुणजीत सिंह से। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि 70 साल के बाद आपको पता लगेगा कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं किसने उनको अपने घर रखा? ये कभी पॉसिबल है? मैं सोच ही नहीं सकता था जी। मेरी दादी मुझे बताती होती थी कि 1947 में वो लाहौर में एक मुस्लिम फैमिली के घर में रहे थे 2 महीने के लिए। गुजरांवाले से, जहाँ से हमारी फैमिली है, यहाँ पर आए थे और उन्होंने उनको पनाह दी, यहाँ पर 2 महीने अपने घर रखा। मेरी दादी बताती है जुमे वाले दिन जब मेरे दादाजी के दोस्त जो हैं वो गए मस्जिद पर, तो उनको जो मुल्ला साहब हैं उन्होंने साइड पे बुलाया, कहा कि मैंने आपसे कुछ बात करनी है। उनसे पूछा कि भी क्या है? कहता सुना आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, तो कौन है वो? तो कहते जी वो मेरा भाई है और उसकी फैमिली है। तो मुल्ला साहब ने ये कहा कि अच्छा, कुरान शरीफ पे हाथ रख के आप ओथ लें, सौं चुको कि ये आपका भाई है और उसकी फैमिली है। और उन्होंने वो ओथ लिया। जब मैं दिसंबर 2020 में आया हूँ ना जी इस किताब की रिलीज़ के लिए लाहौर, तब एक प्रोफेसर है कल्याण सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो फैमिली है ना, उनको अहमद बशीर विर गुजरांवाले के थे, उन्होंने अपने घर रखा था लाहौर में। मैं जब मिलने के उनको किताब दी, वो मुझे पूछते हैं, कहते बेटा मुझे ये बताओ कि मेरे अब्बा जी का क्या नाम बताया था आपकी दादी ने? मैंने कहा ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी जो वाइफ थी उनका नाम मुझे याद है। तो पूछते क्या? मैंने कहा जी आमना बीबी। तो पहले तो वो चुप कर गए और 1 मिनट के बाद उनकी आंख में आंसू आ गए। कहते मेरी अम्मी का यही नाम था। मैं आपके सब व्यूज़ को ये अर्ज करूँगा कि यंग लोग जो हैं, हम सब के पास फ़ोन है ना। आई विश मेरे पास ये फ़ोन होता जब मेरी दादी जिंदा थी, तो मुझे कितना कुछ याद रहता था। आप सब यंग लोग हैं, अपने जो दादा दादी नाना बुजुर्गों उनको रिकॉर्ड करें, उनकी कहानी सुने और उनकी कहानी लिखें और उनकी कहानी समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, तब तक हमें दीजिए इजाज़त।